हम वोटर की अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि वो उपभोक्ता है, बिल्कुल है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, अपना वोट दे रहा है, और वो बहुत कीमती चीज है। जो घोषणा पत्र है राजनीतिक पार्टी का, वो उनकी टर्म एंड कंडीशंस है कि अगर हम आपको ये सेवा देंगे तो हमारे साथ ये चीजें हैं जो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और अगर वो नहीं उपलब्ध करवाते हैं, जब हमने वोटर को एज ए कंज्यूमर लिया है, तो एज ए अधिकार उसके अधिकार बनता है कि वो उन चीजों को लेकर के सवाल करे। निगम में दोनों तरह की व्यवस्था है, आप इनडायरेक्ट भी उपभोक्ता हो और डायरेक्ट भी उपभोक्ता हो, क्योंकि जैसे कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे, जैसे कई जगह पे सफाई के लिए है, कचरा कलेक्शन की जो बात होती है, वहां पर जयपुर जैसे शहर की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां पर आपको उसके आप पैसा शुल्क दे रहे हो, और शुल्क दे करके वो आपको यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आ रहा है, तो ये तो आप तो सीधे उपभोक्ता बन गए। नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा एक बार फिर उपभोक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आई हूं। हमारे इस पॉडकास्ट में हम इस तरह की कई इश्यूज लेकर पहले भी आ चुके हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति खंडेलवाल जी। नमस्कार ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक राजनेता, जनप्रतिनिधि और जयपुर की पूर्व मेयर के रूप में तो आपको सभी पहचानते हैं, लेकिन अपने करियर की शुरुआत से ही आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो ज्योति जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल भी कुछ इसी तरह का होगा कि एक वोटर के रूप में, एक वोटर भी कंज्यूमर है, तो मतदान देने समय वो किन चीजों का ध्यान रखे? सबसे पहले तो जया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं मेरे राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले कंज्यूमर के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, और कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से महिला विंग की संयोजक और संरक्षक होने के नाते मैंने बहुत सारे कंज्यूमर रिलेटेड जो अभियान थे उनसे मेरा वास्ता रहा, और मैंने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई, और मुझे खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। जहाँ तक बात आपने वोटर्स की, हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कंज्यूमर वो होता है जो किसी सेवा के लिए कुछ पे करे। जी जी, बिल्कुल। अपनी कोई चीज, पैसा दे रहा है सेवा के लिए, तो और फिर तो वो कंज्यूमर बन जाता है, और उसके राइट्स उस हिसाब से हो जाते हैं। तो हम वोटर की अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि वो उपभोक्ता है, बिल्कुल है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, अपना वोट दे रहा है, एक वोट दे रहा है, कीमती चीज, और वो बहुत कीमती चीज है। तो इसलिए वोटर उपभोक्ता तो हो ही गया। जब वो कोई चीज दे करके और फिर कुछ सेवा चाह रहा है जनप्रतिनिधि से और जननेता से, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये एक उपभोक्ता की एक बहुत बड़ी श्रेणी यहाँ पर आ गई है। और जब हम उपभोक्ता की श्रेणी की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि वो अपने अधिकार भी जाने और अपने कर्तव्य भी जाने जी। और अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम वोट दे रहे हैं तो हम जनप्रतिनिधि से कब कैसे अपनी बात को कह सकते हैं, उसे हमारी बात को सुनना पड़ेगा, इस अधिकार के बारे में हमको जानना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं कर्तव्य की भी छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहूंगी कि एक बहुत कीमती चीज आप दे रहे हो और उसके बदले में आप सेवा चाहते हो, तो आपको किसी छलावे में, किसी बहकावे में, किसी बुलावे में, किसी दबाव में अपनी इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां आप अगर ये कर देते हो, किसी बहकावे में आ जाते हो, बुलावे में आ जाते हो, दबाव में आ जाते हो, तो वहां पर ही आपके अधिकार खुद ब खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में फिर आप उतने दमदारी से अपनी बात को जनप्रतिनिधि के सामने नहीं कह पाएंगे। अपना एक कीमती मत क्या पता आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक वोट कीमती होता है, हम जानते हैं। हर वोट की अपनी वैल्यू होती है, हम जानते हैं, और हर वोट की समान वैल्यू होती है, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए ये किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने जाते वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, या मजदूर वर्ग से आते हैं, या हम बड़े हैं, क्योंकि हमें पता है वोट सबका समान कीमत का है, इसलिए अधिकार भी सबके समान है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन अगर ये चुनावी वादे खरे नहीं उतरे तो किस तरह आप इन्हें देखती हैं कि
एज ए कंज्यूमर का भी इसमें? देखो, जब हम बात वोटर्स और कंज्यूमर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो जब आप कोई सामान खरीदते हैं, उसकी रिसिप्ट लेते हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। और हम बार बार जब उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं तो इस बात को बोलते हैं कि आप उन टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ो, कोई गलत तरह की कंडीशन उसमें नहीं लगाई जा सकती है, या केवल बहकावे के लिए नहीं लगाई जा सकती है। तो ऐसे ही हम ये माने कि एक तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है, जो घोषणा पत्र है राजनीतिक पार्टी का, वो उनकी टर्म एंड कंडीशंस है कि अगर हम आपको ये सेवा देंगे तो हमारे साथ ये चीजें हैं जो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और अगर वो नहीं उपलब्ध करवाते हैं तो निश्चित रूप से वोटर, जब हमने वोटर को एज ए कंज्यूमर लिया है तो एज ए अधिकार, उसके अधिकार बनता है कि वो उन चीजों को लेकर के सवाल करे। और मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव आयोग को थोड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभानी चाहिए कि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट जो चुनाव घोषणा पत्र के होते हैं, उन घोषणा पत्रों को पूरा करने की जिम्मेदारी पार्टीज की किस तरीके से वो लेते हैं, किस तरीके से उनको उसको सख्त कर देना चाहिए कि आप ये काम अगर नहीं करेंगे तो इसका ये नुकसान हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को थोड़ा सख्त भूमिका निभानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो घोषणा पत्र उसमें झूठे वादे होने की संख्या कम हो जाएगी। तो वोटर को जो एक नुकसान होता है झूठे वादों में जो वो आ जाता है, उससे वो छलावे, उससे वो बच पाएगा। तो अगर चुनाव आयोग अच्छी भूमिका, अगर इसमें और सख्त भूमिका अगर निभाते हैं, वैसे देखने में आया है, ऐसी बात नहीं है कि पार्टीज जो हैं वो थोड़ा सा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के सीरियस हुई हैं, और वो इसलिए होगी कि वोटर अब बार बार पूछता है, और खासतौर से मीडिया की भूमिका भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सोशल मीडिया आजकल बिल्कुल वो बार बार एनालिसिस करता रहता है कि हमने ये घोषणाएं आपने पूरी की हैं या ये नहीं की हैं। तो एक एनालिसिस लोगों ने, क्योंकि आवाज उठानी बन जाती है राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधि, बिल्कुल उन्होंने आवाज, तो इसलिए अब जो पार्टीज हैं वो आते ही सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसमें चुनावी घोषणा पत्र को एक डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अधिकारियों को इस तरह के डायरेक्शंस देते हैं कि जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे राजस्थान में जो सरकार चल रही है, भजन लाल जी की सरकार, और मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला अपना यही काम किया कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के अधिकारियों को इसके लिए सुनिश्चित किया। मुझे लगता है ये अच्छा है, ये होना चाहिए। और अधिकारियों, और उसकी बार समय समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अधिकारियों की कमेटी होनी चाहिए जो लगातार उस चीज को मॉनिटर करे कि कौन सी घोषणा पत्र कौन कौन से हमारे सफल हो रहे हैं। बस मेरा थोड़ा सा और जो अगर अच्छी उसमें जाते हैं तो ये हम क्या होता है, कई बार 50-60% भी अगर घोषणा पूरी कर देते तो मानते हैं बहुत अच्छा कर दिया, पर मुझे लगता है कि ये परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 60%, 70%, 80%, 90%, बल्कि हम कहें 100%। आप वादे वही करें जो आप पूरे कर सकते हैं, तो इससे जनता को निश्चित रूप से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों की विश्वसनीयता में भी बढ़ावा होगा, उन्हें भी लाभ होगा कि हाँ, हम जो वादा करते हैं वो हम पूरा करते हैं। अगली बार अगर वो बिल्कुल वोट मांगने जाए तो उनके पास एक चीज हो कि हाँ, विश्वसनीयता। मैं इसको बहुत छोटे से 1 मिनट में खत्म करती हूँ। जैसे जब मुझे मेयर के रूप में काम करने का मौका मिला, तो मैंने अपना एक जो हेल्प कहते हैं ना, कंप्लेन सेल था, वो उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि वो व्यक्ति वहां पर अगर शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत की पूर्ति कि रोज मेरे मॉनिटरिंग मेरे ऑफिस से होती थी, और उस व्यक्ति के पास भी कॉल जाता था कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या कहीं झूठा तो नहीं हुआ। तो आज मैं बहुत खुशी के साथ इस बात को कह सकते हैं, थोड़ा सिस्टम को प्रॉम्प्ट करते हैं तो उसको कह सकते हो कि मेरे पास आई हुई 100% शिकायतों का निवारण हुआ। अगर वो ठीक हो सकती थी तो भी उस व्यक्ति को ठीक हुई और उसको पता है, और अगर वो नहीं हो सकती थी तो उसका क्या कारण था वो उस व्यक्ति को पता है, संतुष्टि उनको मिल गई। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये एक इसी तरह यही एक जनता का अधिकार होता है, और यही एक जिम्मेदारी होती है जहां पे लोग अपनी जो शिकायतें करें वो जनप्रतिनिधि अपना, मुझे मेरा ही मानना है कि कंप्लेन सेल जो उसके पास आती है, जो शिकायतें जो उसके पास आती है, उनको गंभीरता से लेकर के भी अगर वो पूरा करता है तो हम बहुत सारी जनता की समस्याएं जो है वो हल कर सकते हैं। एक ऐसा ही और है राइट टू रिकॉल। यदि जनप्रतिनिधि आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, आपने उसको मत दे दिया, तो आप वापस उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है और ये कितना जरूरी है? देखो जया, अगर हम देखते हैं तो एमएलए और एमपीज में तो राइट टू रिकॉल भारत में तो है नहीं, भारत में नहीं है, भारत में तो है दूसरे और देशों में है। लेकिन भारत में भी शहरी सरकार जहाँ निकाय हैं, वहां पर कुछ जगह पर कुछ स्टेट्स में राइट टू रिकॉल है, और खास तौर से
इस राइट टू रिकॉल की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, जहां पर पार्षद ही मेयर चुन रहे हैं वहां तो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव मेयर के अगेंस्ट ला करके हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। वो तो एक बहुत अलग बात होगी, उसमें तो वो उसके तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जहां पे सीधे जनता डायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे मेरे समय पर जब हम देखते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन था, जनता ने अपना मेयर चुना था। तो जब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अगर आपने मेयर को चुना है तो फिर जिन्होंने चुना है उन्हें ही हटाने का अधिकार हो सकता है जी। पार्षद तो नहीं हटा सकते, मेयर को हटाना भी नहीं चाहिए क्योंकि चुन करके जनता ने भेजा है। तो ऐसे निकायों में जो है वो राइट टू रिकॉल है। और उसमें क्या होता है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है और थोड़ा सा कई बार ये प्रोसीजर भी थोड़ा सा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी एक अधिकार है जनता के पास, जहां पर राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि अगर आप नहीं है तो कलेक्टर के माध्यम से जो है वो वोटिंग होती है उस मेयर के अगेंस्ट, जनप्रतिनिधि के अगेंस्ट या फेवर में। और 50% से ज्यादा जो आता है, चाहे वो फेवर में आए तो वो रहेगा और अगेंस्ट आए तो वो नहीं रहेगा। तो ऐसे में एक तो वोटिंग, उस समय आपको अपनी वोटिंग का एक अधिकार होना और फिर वोटिंग के लिए आपको अपने उसको मतलब एक, मैं कहूँ कि एक दबाव तो है कि अगर अच्छा काम नहीं तो कई बार क्या होता है जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हटा नहीं सकते हैं तो कोई बीच में कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में कई बार जनप्रतिनिधि भी थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो इसलिए एक ये अधिकार है और ये सभी में होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप जनता जहां चुन रही, देखो डेमोक्रेसी में तो जनता ही सर्वोपरि है। और जनता को अगर कहीं लग रहा है कि कुछ लगातार कुछ हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत हो रहा है, या कई बार तो ऐसे भी देखने में आता है कि कुछ ऐसी जनप्रतिनिधि द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं कर दी जाती हैं या भाषा कई बार बहुत ज्यादा असहमत होती है, लोग नहीं पसंद कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उनके पास एक राइट होता है कि हाँ, अगर आप ज्यादा ही अगर ऐसा करोगे, आपके व्यवहार में संयम नहीं होगा तो फिर उस केस में हम रिकॉल भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत अगर होता है तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है इसमें, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि को कोई नुकसान है। और ये बहुत अच्छा अधिकार है, एज ए लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं मानती हूँ कि जब हम वोटर को एज ए उपभोक्ता अगर बात करते हैं तो संविधान वो ताकत है जो बहुत सारे अधिकार देती है और उन अधिकारों के बारे में हमें जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि कई बार आवाज उठाना, कई बार हम छोटी चीज में आवाज नहीं उठाते, आवाज अगर हम उठाते हैं ना तो कई बार छोटी समस्या केवल बोलने मात्र से भी ठीक भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ गलत ही चल रहा होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन कई बार हम क्या बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, ठीक है अब हो रहा है, हमें क्या पड़ी है। तो जहां हम अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह होने, और जब हम ही अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह तो हम सामने से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। एक कुछ इसी तरह का सवाल है कि जो घोषणा पत्र है, क्या वो संवैधानिक एक दस्तावेज बनने चाहिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि संवैधानिक दस्तावेज अगर बनता है, चुनाव आयोग अगर इस तरह के कोई लाता है या पार्टीज इस तरह का कुछ डिसाइड करती है, सरकारें इस तरह का डिसाइड करती है, तो अगर संवैधानिक दस्तावेज बनता है तो उसके बनने से पहले का दो फायदे होंगे। एक तो आप झूठे वादे नहीं करोगे, जो वादे पूरे ही नहीं हो सकते। कई बार बहुत ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती हैं जो इतनी लाभदायक भी नहीं होती हैं, लेकिन केवल उस समय वो भी नहीं सकती पूरी। हाँ, केवल लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए कई बार, या उनको अपनी तरफ लालच टाइप देने के लिए वो होती हैं। तो ऐसे में होता है। और दूसरी तरफ जो एक तो ये हो गई कि आप गलत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक अच्छी बात है संवैधानिक उसको दस्तावेज बनाने में कि जो सही चीज है, जो जनता को जो लाभ की चीजें मिलनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी जो सरकार बन रही है उसे भी लाभ होगा, क्योंकि वो संवैधानिक दस्तावेज है। तो उसके लिए जो कानून लाने हैं, उसके लिए जो योजना इम्प्लीमेंट करनी है, उसे उनको करने में आसानी होगी। और जनता को जो अच्छे वादे हैं, वो अच्छी जो उनकी लाभ की जो चीजें हैं या उनको जो फायदा जो पहुंचना चाहिए सरकार आने के बाद, वो भी उनको पहुंचने में लाभ होगा। तो संवैधानिक दस्तावेज तो ये बनना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ इसी से एक मिलता जुलता मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे नगर निगम है, उसके अपनी बहुत सारी सेवाएं हैं, जो जैसे सफाई की हो गई या सार्वजनिक लाइटिंग की हो गई या सड़कों की हो गई। तो एज एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति सीधे तौर पे ना देते, अप्रत्यक्ष तौर पे वो कोई ना कोई शुल्क या कर प्रदान करता है, तो वो तो कितना उसका उपभोक्ता बन रहा है। और अगर उपभोक्ता के नाते उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस दिशा में नगर निगम निकाय किस तरीके से
उनको देखो जो है बहुत सारे सवाल एक साथ इसमें हैं और बहुत सारी बातें भी हैं और बहुत मैं कहूंगी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि डे टू डे लाइफ का सवाल है। निगम वो संस्था है जो 24/7 लोगों के काम में आने वाली संस्था है जहां लोगों को जरूरत पड़ती है। सीधे तौर पे उपभोक्ता है। सीधे तौर पे उपभोक्ता है। अब हमारे लिए उपभोक्ता कौन होता है? जो शुल्क देता है, टैक्स जो देते हैं ना उससे हम उपभोक्ता नहीं बनते। हम क्या होता है जब किसी सेवा के अगेंस्ट कुछ पैसा दे रहे हैं तो हम उपभोक्ता बनते हैं, तब हमारे अधिकार शुरू होते हैं। जनरली हम जो उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं, अब निगम की जब हमको सेवाएं लेनी होती हैं तो उन सेवाओं में जो है हम यूं कहें कि हम सीधे तौर पे तो टैक्स दे रहे हैं तो वो शुल्क पे नहीं आता, लेकिन निगम में दोनों तरह की व्यवस्था है। आप इनडायरेक्ट भी उपभोक्ता हो और डायरेक्ट भी उपभोक्ता हो, क्योंकि जैसे कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे जैसे कई जगह पे सफाई के लिए है, कचरा कलेक्शन की जो बात होती है वहां पर जयपुर जैसे शहर की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां पर आपको उसके आप पैसा शुल्क दे रहे हो और शुल्क देकर के वो वहां आपको यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आ रहा है, तो ये तो आप तो सीधे उपभोक्ता बन गए। अगर वो आपके यहाँ पे कचरा उठाने नहीं आ रहा है तो उस केस में तो आपको आयोग के पास, आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करके आप, मुझे लगता है आवाज उठानी चाहिए इस मामले में तो, क्योंकि अगर 1-2 बार भी अगर आवाज उठा करके जो कचरा कलेक्शन वाली कंपनी के अगेंस्ट अगर कार्रवाई हो जाए और उसे उसकी पेनल्टी देनी पड़े तो फिर वो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्थाओं में जरूर सुधार होगा। तो लोगों को इस चीज में तो थोड़ा जागरूक होना ही चाहिए कि अगर आपकी पूरी कॉलोनी है, एक गली है, उसमें आप शुल्क दे रहे हो और वो नहीं आ रहा है 4 दिन, उसको रोज आना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि हफ्ते में 1 बार लेने आएगा? उसको रोज लेने आना चाहिए। अगर वो रोज लेने नहीं आ रहा तो मेरा मानना है कि उस गली के लोगों को सीधे कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़े अधिकार की बात है। अब लोग जानते नहीं है इस बारे में नहीं, लेकिन मैं और अब दूसरी तरफ आते हैं जहाँ शुल्क नहीं देते, ये तो बहुत बड़ा अधिकार हो गया जहाँ आप सीधे ही जा सकते हो। अब दूसरी तरफ भी निगम का काम तो है ही ना सेवा देना। अगर सफाई नहीं हो रही है, सीवर नहीं हो रही है, लाइट नहीं हो रही है, लाइट जैसे आपको शुल्क नहीं दे, सार्वजनिक लाइट के जैसे कोई शुल्क नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो आप हो रहा है तो भी ऐसा नहीं है, आपको हेल्पलाइन में जरूर कंप्लेन करनी चाहिए। हेल्पलाइन में कंप्लेन करने से एक तो आपको होता है कि आप शिकायत कर रहे हो, जागरूक हो, एक तो बहुत संभावना है कि आपकी बहुत सारी समस्या है वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर आप लोक अदालत जो है, दूसरी तरफ हम जहाँ शुल्क नहीं दे रहे हैं, सीधे तौर पे अगर शुल्क दे रहे हैं लेकिन लाइट नहीं जल रही है, हम बार बार शिकायतें कर रहे हैं, नहीं हो रही है, एक तो हेल्पलाइन में शिकायतें करनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, निगमों को भी अपने हेल्पलाइन नंबरों का पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को भी उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए और हेल्पलाइन पे शिकायतें करनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारी समस्या तो हल हो जाती है, कई बार हम शिकायत ही नहीं करते, हम क्या होता है राह चलते बात तो कर लेते हैं, लाइट बंद हो रही है, लेकिन उसकी शिकायत तो हमने की नहीं। तो पता है ज्योति जी, बहुत से लोगों की ये शिकायतें भी रहती है कि उन्होंने हेल्पलाइन तक अपनी समस्या पहुंचा दी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब इसीलिए चक्कर लगा दी, 5 बार चक्कर लगा दिए लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। अब चूंकि आपने उसके लिए शुल्क तो दिया नहीं है तो आप आयोग में नहीं जा सकते हो, लेकिन राज्य लोक अदालतें बनी हुई है। उन लोक अदालतों में आप शिकायत कर सकते हो और लोक अदालत के पास अधिकार है कि उसने जो दे दिया वो कानूनन डिक्री का रूप है, उसको इम्प्लीमेंट होना ही होगा। वो जो सबसे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोक अदालत ने जो कह दिया कि ये स्थायी लोक अदालतें, स्थायी जो लोक अदालतें बनी हुई है, उन्होंने अगर ये कह दिया तो ऐसे में उसको पालना करनी होगी, कानूनन करनी होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है लोगों को लोक अदालत में जाकर के अपनी शिकायतों के बारे में जरूर करना चाहिए। वहां पे वो बनी इसलिए है कि जो आपके जो ये नल, बिजली, सफाई, रोड लाइट, जन उपयोगी जो ये सेवाएं होती हैं, इन सेवाओं में अगर आप कोताही महसूस कर रहे हो तो लोक अदालतों में आप शिकायत कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले आपको हेल्पलाइन पे करनी चाहिए। कई बार मैंने जैसे पहले कहा कि आप बात तो कर लेते हो, आज मैं और आप एक रात को खड़े होंगे कहीं और बोले देखो लाइटें नहीं जल रही, क्या हो रहा है, आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन उससे फायदा तो नहीं होगा ना। आप हेल्पलाइन पे पहुंचाना जरूरी हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम केवल बातचीत ना करें, केवल चर्चा ना करें, हम उस चीज को चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचाएं, बल्कि मैं तो इसमें ये कहूंगी कि जो हमारे जो पार्षद जो होते हैं निकायों की अगर हम बात करें, उन जनप्रतिनिधियों को भी इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसकी वर्कशॉप्स लगनी चाहिए कि अगर निगम द्वारा ये सार्वजनिक काम नहीं किए जा सकते तो निगम के अगेंस्ट या हम उनसे कैसे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो और हमको और पार्षद जो है वो, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है, उसे अगर जानकारी होगी, वो भी कई बार, क्योंकि हम देखते हैं पार्षद भी कई बार परेशान दिखते हैं,
हाँ, अरे हमने भी शिकायत कर दी, काम नहीं हो रहा, तो फिर उस केस में वो भी लोक अदालतों में जाकर के जनता की आवाज को उठा सकते हैं और ये सुनिश्चित करवा सकते हैं कि ये, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉपर अवेयरनेस कैंप, मुझे लगता है कि हाँ, ये जो कंज्यूमर से रिलेटेड ये जो चीजें हैं, इससे रिलेटेड भी एक वर्कशॉप जो है वो निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए तो ऑर्गेनाइज होनी और चाहिए, लोगों के लिए भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से फिर लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा वो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि को पता है और वो जब लोगों तक पहुंचाएगा तो ज्यादा लोगों तक वो इस चीज को पहुंचा सकता है। तो एक होनी चाहिए ऐसी वर्कशॉप। ज्योति जी, आपने अपने समय में शौचालयों के लिए बहुत काम किया था और आवाज भी काफी उठाई थी सार्वजनिक शौचालयों को, लेकिन आज जो महिला है वो शुल्क भी अदा करने को तैयार है कि उसे एक प्रॉपर सही तरीके का बाजार के अंदर या सार्वजनिक जगह के अंदर एक ऐसा शौचालय मिल जाए, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस चीज में, तो मैंने भी बहुत प्रयास किए और ये एक समस्या है। जब ऐसा नहीं है कि आप पैसा भी देने को हाँ, कई बार महिलाएं तो तैयार होती हैं, उनको अगर सुविधाएं मिले, आप एक नॉमिनल जो शुल्क होता हो और हाइजेनिक हो, साफ सुथरा हो, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि शौचालय बनाए कहाँ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शौचालय तो बने, पर मेरे घर के बगल में ना बने या मेरी दुकान के ऐसे बहुत अच्छा हुआ हाँ कि भाई आप मेरी दुकान के पास ना बने। इसके दो कारण होते हैं, एक तो वो चाहता नहीं कि मेरी दुकान के पास बने, और दूसरा क्योंकि उतनी सफाई आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो इसलिए वो दिक्कतें आती हैं, इसलिए भी वो उसको अवॉइड करता है। दोनों बातें हैं, मैं कहूंगी कल दुकान के लिए। तो एक तो ये सबसे बड़ी ऐसी बात है कि होना तो चाहिए, शहीद तो होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जगह सुनिश्चित करना, खासतौर से वॉल सिटी का जब हम एरिया देखते हैं शहरों का, तो वहां पर इस दिक्कत जगह की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ये सुविधाएं नहीं डेवलप हो पाती। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि कभी भी इस तरह के कारणों को आप इन सुविधाओं से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि भाई इसलिए नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रही, क्योंकि सरकार सिटी के रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी, और ये बहुत जरूरी है कि ये व्यवस्थाएं हो सुविधाओं के अंतर्गत। देखिए आज हमारे पर्यटक भी आते हैं, अगर हम वॉल सिटी की बात करें, आपने जहाँ पर्यटक की जो जगह है वहां तो जाते हैं, लेकिन कई बार पर्यटक पूरा शहर घूमता है और उसे कहीं पर भी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, साफ सुथरी नहीं मिलती हैं, शुल्क देने के बाद भी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है इस मामले में तो निगमों को जो है निश्चित रूप से एक, कई बार होता है हम किसी चीज को अभियान के रूप में लेते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये, और मैं कहूंगी महिलाओं के अधिकारों का हनन है ये सीधे तौर पे। मतलब आप नेचुरल कॉल कोई अगर आप मतलब आप वो नहीं जा पा रही है, परेशान हो रही है, तो ये तो इनके अधिकार का सीधे तौर पे बहुत बड़ा हनन है। तो ऐसे में एक मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे होता है ना कि कई बार आप लेते हो कि हमने आज इतने पर्यावरण को लेकर के पेड़ों का ये अभियान चला रहे हैं, या इस बार हम सफाई को लेकर के ये अभियान चला रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक अभियान चलना चाहिए, क्योंकि अगर अभियान चल करके एक बार अगर आपने उसको कर दिया और उसकी फिर मेंटेनेंस प्रॉपर कर ली, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी निगमों के बजट भी आने वाले हैं, वो करने वाले हैं अपने, तो उसमें अब इस चीज को एक स्पेशल टास्क अपने हाथ में लेकर के और इस काम को शुरू करना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक छोटा एरिया ले सकते हैं कि आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको एक जगह से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे तो उसको पूरे शहर में एक साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे शहर में एक साथ करेंगे ना तो एक चेंज भी दिखेगा और एक्चुअली में महिला को व्यवस्था भी मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी तो व्यवस्था भी मिलेगी। और आज हम देखते हैं हर शहर में, जयपुर के हर क्षेत्र में, चाहे आप वैशाली नगर चले जाओ तो वहां का अपना एक बाजार डेवलप हो गया है, अगर हम विद्यानगर चले जाते हैं वहां का अपना एक बाजार डेवलप हो गया है, वॉल सिटी अपने आप में एक बाजार है ही, मालवीय नगर साइड हमारा अपना अलग बाजार, मानसरोवर हम देखते हैं अपना अलग बाजार डेवलप हो गया। तो ऐसे मुझे लगता है कि हर बाजार के इस एरिया में टारगेट बना करके कि एटलीस्ट 1 किलोमीटर के एक डिस्टेंस में एक, ये भी शायद व्यापार मंडलों को भी इसमें आगे बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैंने कहा ना व्यापार मंडलों को आगे आने की जरूरत पड़ेगी, ये तो बिना उसके हो, क्योंकि जगह तो एटलीस्ट उनको, क्योंकि आप निगम बनाने, क्योंकि मैंने देखी है कि आप बना देते हो, हाँ ठीक है निगम बनाने जा रहा है, जगह बोल देता है यहाँ बनाने जा रहा है, जैसे वहां बनाते हैं वहां से विरोध हो जाता है, नहीं यहाँ नहीं बनाओगे। तो इसके लिए एक तो निगम इस बात को सुनिश्चित करे, ये विश्वास दिलाए व्यापारियों को कि जहां हमारा ये बनेगा शौचालय वहां हम पूरी साफ सफाई रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो उससे क्या होगा, व्यापारी में एक विश्वास रहेगी कि कोई बात नहीं यहाँ भी बन रहा है लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पर
नहीं आएगी। और दूसरी बात, व्यापारी को भी थोड़ा सहयोग करके अपने आसपास में इन सुविधाओं को डेवलप करने के लिए एक अपनी व्यापार मंडल की मीटिंगों के माध्यम से चाहे एक सुनिश्चितता करनी चाहिए कि ये जगह सही हो सकती है, या निगम कहीं पर बना रहा है तो विरोध करने की जगह कैसे उसको बेहतर उस सुविधा को दिया सकता है, उस बारे में अपने सुझाव देने चाहिए। जी, एक इसी तरह बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा, इन दो जगहों पर इन दिनों कंज्यूमर रिलेटेड बहुत से इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। देखिए जो निजीकरण इन सब चीजों का हुआ है, जैसे अगर हम आज देखते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों एक ऐसे व्यवसाय थे जो कि सीधे समाज सेवा से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम आज देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा सबसे बड़े व्यापार ये बन चुके हैं। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो इनको अगर आप व्यापार अगर बन भी रहे हैं तो उस स्थिति में वो एथिक्स अपने ना छोड़े। हाँ, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं कि आप ऐसा तो ना करें कि आप पैसा भी ले रहे हैं और वो सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। या कई बार इलाज के नाम पर हमने देखा है, या शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों को हमने देखा है मनमानी चीज फीस वसूल करना, ड्रेस के, बुक्स के, कॉपीज के, इसके उसके मेले के, एडमिशन टाइम चल रहा है अभी, इससे लेके पेरेंट्स काफी परेशान। अब इनके कानून तो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता है ना तो सरकारें इस चीज में बहुत ज्यादा मोनोपोली बहुत ज्यादा है। हाँ, वो जैसे आप करने लगते हो तो वहां पर वो दिक्कत आती है। दूसरा ना, यहाँ इन जो सुविधाओं में उपभोक्ता होने के नाते जो अधिकार है ना, उनका भी चाहे हम डर कहें एक, उसकी वजह से लोग उपयोग ही नहीं करना चाहते। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसके साथ कुछ भी गलत या हम मान रहे हैं जो भी, अब अगर पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर हमने आज इस स्कूल के अगेंस्ट में अगर कोई अपनी बात कही तो मेरे बच्चे को पढ़ना तो इसी स्कूल में है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। वो एक डर जो है ना कि भाई बच्चे को फिर सफर नहीं करना पड़े, ये और इसी चीज का फायदा जो है वो उठाते हैं। और यही चीज हॉस्पिटल्स होती है। और अगर तो पता चला कि हमारे पेशेंट की जो है वो सही सुविधा नहीं मिली तो फिर वो वहां पर वो दिक्कत आती है। तो बिल्कुल जान माल वाली हाँ, एक बच्चे का भविष्य और हमारे उससे, तो ये कारण है मुझे लगता है कि लोग अपने उपभोक्ताओं के कानूनों के जो है फायदा नहीं उठाते हैं, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है सरकारों की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोग अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर सरकारों को ये सुनिश्चितता करनी चाहिए कि उनको उपभोक्ताओं को अपने अधिकार स्वतः ही मिलते रहे, या नहीं मिल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सके। तो यहाँ मुझे इसलिए लगता है, कई बार हम देखते हैं कि कोई भी कानून की जब बात आती है तो हम बार बार कहते हैं अवेयर होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपने आप ही सरकारों को इनकी पालना को सुनिश्चित करना चाहिए, तभी बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जो मुझे खास तौर से मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि दवाइयां जो हैं वो बाजार में दवाइयां मिलती हैं कई बार 4000 की, 3000 की, 2000 की, और फिर कई बार जो लोग हैं वो या जेनेरिक के थ्रू या जो है जानकारी के थ्रू जहां से बन रही है या जिनसे मंगवाते हैं तो वो दवाई उनको मिल जाती है 250 रुपए में, 300 रुपए में, मतलब जो 3000 में मिल रही है वो 250-300 रुपए में दवाई मिल जाती है। जो उनकी लागत है और जो बिक रहा है उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो इस चीज को जरूर जो है ये काम सरकारी कर सकती है, इस काम को कि जो दवाई है उस दवाई की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस प्राइस में और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो दवाई के पत्ते पे लिखी हुई उतनी होगी, लेकिन वो इतनी क्यों लिखी हुई है, और वहां कोई बार्गेनिंग तो नहीं है, होनी चाहिए। तो ये जगह तो जाकर के सरकार को एक बार मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए कि ये दवाई जो है, दवाई और जो दूसरे आजकल जो मतलब दवाई कंपनी को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी दवाई बना रहा हूँ तो मैं महंगी दे रहा हूँ, तो भी उसको ये शो करना चाहिए कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है और मैं इतने प्रॉफिट के साथ इसको दे रहा हूँ। इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप अंधे प्रॉफिट के साथ, मतलब आप 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना हार्ट में जो स्टंट्स लग रहे हैं,
उनकी कीमत वाकई में क्या है और बिक कितने में रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। अगर मेरे को लगता है कि ये चीज तो सोच के आपकी जो एमआरपी जो आनी है, तो आप हो सकता है कोई कंपनी बहुत अच्छा बना रही है और कोई कंपनी की क्वालिटी लो हो, तो उसकी रेट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है ही ना। उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 10%, 20%, 30% ज्यादा आप चीज बेच सकते हो, लेकिन आप 500%, 1000% ज्यादा बेच दो, ये गलत है। तो मुझे लगता है ये बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये चीज है जो सीधे तौर पे लोग, हाँ, जो सीधे तौर पे जहाँ उपभोक्ता ठगा जा रहा है, जहाँ सीधे तौर पे लूटा जा रहा है, जिसको हम ऐसे कहें, और वो भी उसकी भावनाओं के साथ, और सीधे ऐसे गन पॉइंट पे लूटा जा रहा है, नहीं लोगे तो दवाई मत लो, आपको उसको पेशेंट को दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में तो एक है कि गन पॉइंट पे उसको लूटा जा रहा है। तो यहाँ तो सरकार को विशेष रूप से जो है वो ध्यान देना चाहिए। एक अलग तरह का क्वेश्चन है मैम, आप शॉपिंग करती हैं, क्या सबसे मतलब क्या ध्यान में रख के कि एक स्मार्ट तरह की शॉपिंग आप करें, और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें आप, जो खासकर महिला कंज्यूमर्स हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात कहना, खासतौर से महिला कंज्यूमर्स को मैं कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें तो भारत मानक ब्यूरो ISI की जब हम बात करते हैं, है ना, उन्होंने सुनिश्चित ही कर रखा है कि चीजें बिना ISI मार्क के बिक ही नहीं सकती हैं। जैसे चप्पलें हैं, हमारी हवाई चप्पल है, आजकल चप्पल पे हो गया है, बॉटल्स पे हो गया, हाँ, आप उनको, तो आपको एक चीज देखनी चाहिए, मतलब ये थोड़ी सी जानकारी महिलाओं को भी रखनी चाहिए, घर के लोगों को भी रखनी चाहिए कि ये चीजें तो हमको जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो के वो मार्का के साथ ही हमको, अगर वो बिक भी रही तो वो गलत है, वो इलीगल है। अभी तो जैसे बीच में हम चाइनीज खिलौनों की बहुत ज्यादा बात चलती थी, अब तो जो टॉयज हैं, बच्चों के टॉयज, वो भी भारत मानक ब्यूरो में आ गए। इसीलिए अब आप देखोगे कि जो चाइनीज जो खिलौने जो किसी भी क्वालिटी की आ जाते थे, जो बच्चों को बाजार से कम, वो बिक ही नहीं सकते। अगर चाइनीज माल भी अगर आ रहा है, खिलौने अगर आ रहे हैं, तो उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों पे खरा उतरना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली जो बात, मुझे जो लगता है कि महिला होने के नाते, जो एक तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीजें तो भारतीय मानक ब्यूरो में हमारी जो रूटीन की चीजें भी हैं, भाई कुछ बड़ी चीजें होती है, सीमेंट होती है, नहीं जैसे रूटीन की चीजें होती है, खरीदती है, हाँ, हॉलमार्क का देख के खरीदे, हाँ, तो आप ये जो चीजें, तो एक तो कुछ चीजें तो अपने को पता ही होनी चाहिए कि ये चीजें तो है जो वो बिना उसके हो ही नहीं सकती हैं ऐसा ही मार्का के। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और उसी की खरीदनी चाहिए, उससे आप बेहतर क्वालिटी भी पाओगे। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उस केस में आपके पास, जब आप अधिकार पाने के लिए भी जाओगे, तो आपके पास दूसरी बात बिल तो होना ही चाहिए। तो आप अगर जाओगे तो आपको निश्चित रूप से तुरंत, कहते हैं ना कि उसका मुआवजा तुरंत आपको मिल सकता है। और शिकायत करने की आदत डाले, जैसे आप, दूसरी बात, शिकायत करने की आदत जरूर डालें। कई बार हम कुछ चीजों को लेकर के ठीक है छोड़ो, क्या फर्क, जैसे पार्किंग की जब हम बात करते हैं, पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। हाँ, महिलाएं जब कार चलाती हुई वहां पहुंची, फिर उनको लगता है कि 20 रुपए मांग की जगह उसने 30 रुपए 50 रुपए ले लिए, कई बार तो 100 रुपए भी ले लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ठीक है अब 10-20 रुपए के लिए क्या करें, लेकिन हमें बोलना चाहिए। आप एक बार अपनी अगर आदत में इस चीज को बना लेते हैं ना, तो फिर उस केस में कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो फिर आप छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, वो चलता है। हाँ। मैं इसी को लेके एक बात कहना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों अपने जो जयपुर में जिला उपभोक्ता आयोग है, उन्होंने पार्किंग को लेके एक जगह पे केस उसको सॉल्व कराया और जो उपभोक्ता है उसको राहत मिली है। तो सिंपल सा ये था कि उसने ज्यादा रुपए लगा लिए थे पार्किंग के। मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को ये बात पता है कि वो पार्किंग जैसे इश्यूज को लेकर भी कंज्यूमर कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। देखो ये बात तो हमको, इस बात को तो मुझे लगता है बेसिक रूल से ही पहचानना पड़ेगा। जहां आपने शुल्क दिया, आप एक तो वहां रसीद लो, और जहां आपने शुल्क देकर के रसीद ले ली तो आप उपभोक्ता बन गए। वहां की किसी भी तरह की सुविधा में, व्यवस्था में या पैसे ज्यादा लेन देन में अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो आप निश्चित रूप से कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। तो ये चीज एक बेसिक रूल है जिसको हमको समझना ही होगा, मानना ही होगा। और अगर हमने इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो फिर ये होता है ना कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें कि अरे इसके लिए कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए कर सकते हैं कि नहीं, वो चीजें जो है वो और ये आपकी आदत में भी पड़ जाएगा कि किसी तरह की ठगी या किसी सेवा में कमी पे आप अपनी आवाज को उठा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मिलकर के भी आवाज उठानी चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की थी सफाई वाले में कि आप अगर हुपर को दे रहे हो तो पूरी गली के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के फिर आवाज उनकी बुलंद भी और मजबूत होगी। और फिर मैं मानती हूँ
कई बार मैं जया कहना चाहूंगी, कई बार हम कहते ही नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है केवल कह देने से ही काम हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने आवाज उठाई तो आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आपने पार्किंग की अपन ने बात की, अपन ने उसको बोला कि भैया ये तो 20 रुपए ही होते हैं, तुम हमसे 30 रुपए क्यों ले रहे हो, तो आपको लगेगा वो आपसे 20 रुपए ले लेगा। जो नहीं बोल रहा उससे वो 30 रुपए 50 रुपए ले लिए, लेकिन उसने बोला भैया ये 20 रुपए का ही है यहाँ पे शुल्क, तो वो बिना कुछ बहस किए, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो बिना कुछ बहस किए आपसे 20 रुपए ले लेगा। लेकिन हमने क्योंकि बोला ही नहीं था इसलिए हमने 50 रुपए दे दिए उसको। जैसे मैंने अभी गली वाली बात की कि आपने हुपर के लिए आप पैसे दे रहे हो, जैसे आप उस हुपर वाले को बोलोगे कि भैया हम तेरे को रोज पैसे, तू रोज नहीं आएगा तो हम कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, हम सब इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसको लगेगा कौन, क्योंकि उसको भी तो लगता है मैं क्यों कोर्ट वोट के चक्कर में फंसूं। तो उस केस में कई बार बोलने भर से ही काम हो जाता है, लेकिन हम कई चीजें बोलते ही नहीं है और कई चीजों की हमें जानकारी नहीं होती। दोनों बातें होती हैं, इन दोनों के अभाव में कंज्यूमर सबसे ज्यादा पिसता है। और मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम शुरुआत करें तो स्थितियों को हम धीरे धीरे बेहतरी की ओर ला सकते हैं, खुद के लिए बेहतर बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने अपना कीमती समय नहीं जया, हो सकता है मैंने बहुत सारी बातें कुछ लंबी की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि वोटर होने के नाते उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और खासतौर से अधिकारों का आप कैसे लाभ उठा सकते हो, तो उनके लिए उनको आगे आना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू जय।